हेलो मेरे स्टूडेंट दोस्तों, कैसे है? पढ़ाई चल रही है? चलनी ही चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स ये चैप्टर हम पढ़ रहे थे फ्रॉम क्लास 12 फिजिक्स स्टेट बोर्ड की बुक, नया सिलेबस जो है उसमें से। और पहला इंट्रोडक्टरी पार्ट हमने कवर किया है, वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। आज हम आगे का पोर्शन दैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम में पोर्शन कवर करेंगे, साथ में हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, इनके बारे में थोड़ी बेसिक जानकारी लेंगे और फिर डिटेल में आगे के वीडियोस में हम पढ़ ही रहे हैं कंटिन्यूएशन में इस चैप्टर को ख़त्म होने तक के। आई विल बी एक्सपर्ट इन थर्मोडायनेमिक्स। सो शुरू करते हैं आज का टॉपिक दैट इज़ थर्मल इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम हमको समझ में आता है। इक्विलिब्रियम मतलब एक समतोल, एक सेम लेवल आ जाना। कोई चीज़ ज़्यादा है, कोई ज़्यादा कम है, तो इनको इक्विलिब्रियम नहीं बोलेंगे। दूसरी चीज़ कम हो गई, पहली चीज़ बड़ी हो गई, इसको भी इक्विलिब्रियम नहीं। दोनों जब सेम लेवल पे है देन वी कैन से इक्विलिब्रियम है। तो सेम लेवल किस चीज़ का? तो इस केस में हमको थर्मल मतलब हीट का इक्विलिब्रियम है। हीट ट्रांसफ़र नहीं होनी चाहिए। ट्रांसफ़र कब होगी? जब इक्विलिब्रियम नहीं है, जब बैलेंस नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए हीट ट्रांसफ़र होगी और हीट ट्रांसफ़र होना रुक जाएंगी, तब हम बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम है। कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सो वन ऑफ द एग्जाम्पल इज़ अ पीस ऑफ आइस इन लेट अस से वाटर। पानी के अंदर हमने एक आइस के टुकड़े को हमने डाल दिया, तो क्या होगा? तो मान के चलते हैं कि आइस जो है वो रूम टेम्परेचर पे है और जो वाटर जो है वो रूम टेम्परेचर पे है। आइस जो है वो ऑब्वियसली आपको पता है फ्रीजिंग पॉइंट के नीचे है। उसको अगर हमने पानी के अंदर डाल दिया तो जो पानी में हीट है, ऑब्वियसली पानी के अंदर हीट ज़्यादा है और आइस के अंदर हीट कम है। तो पानी अपनी हीट को आइस के अंदर ट्रांसफ़र करेगा। क्यों हुआ ट्रांसफ़र? ट्रांसफ़र इसलिए हुआ कि हीट के मामले में पानी ज़्यादा है, आइस नीचे के लेवल पे है। तो पानी अपनी हीट को आइस में ट्रांसफ़र करेगा। तो ये अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है, तो अपनी हीट से ये थोड़ा सा नीचे आएगा, और ये हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये अपनी हीट से थोड़ा ऊपर आएगा। और एक समय ऐसा आएगा कि दोनों इक्वल लेवल पे रहेंगे, और जब ये इक्वल लेवल पे है तब हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। दैट मीन्स आफ्टर दिस सिचुएशन कि इक्विलिब्रियम अचीव हुआ, देयर विल बी नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है कि आइस जो है वो अपने फॉर्म को कन्वर्ट करे, मतलब वो सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में हो, लेकिन हमारा वो अभी थिंकिंग का वो पॉइंट नहीं है। हमको ये सोचना है कि हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो हीट जो है वो पानी से हीट ट्रांसफ़र होकर आइस में जा रही है। आइस अपनी हीट को बढ़ा रहा है, पानी अपनी हीट को कम कर रहा है, और एक समय पे इक्विलिब्रियम अचीव हुआ। इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो उसके बाद कोई हीट ट्रांसफ़र होगी क्या? तो उन दोनों के बीच में तो अभी कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। इक्विलिब्रियम अचीव होने के बाद देयर इज़ नो ट्रांसफ़र ऑफ हीट। सो दिस इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी। हम कब बोलेंगे कि इक्विलिब्रियम है? हम तब बोलेंगे जब कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो पा रही है सिस्टम के कांटेक्ट में होने के बावजूद, ठीक है? तब हम बोलेंगे कि उनके अंदर इक्विलिब्रियम है। दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हॉट वाटर को मैंने कोल्ड वाटर के साथ मिक्स कर दिया। पहला मुद्दा हमारा कवर हुआ। दूसरा मुद्दा देख रहे हैं हम, हॉट वाटर को हमने कोल्ड वाटर में मिक्स कर दिया। तो हॉट वाटर को कोल्ड वाटर में डालेंगे तो कोल्ड वाटर जो सेम चीज़ आइस के साथ हुई, कोल्ड वाटर हीट एब्जॉर्ब करेगा, हॉट वाटर अपनी हीट को लूज करेगा। एक समय में इक्विलिब्रियम आएगा, इक्वल टेम्परेचर रहेगा, तो देयर विल बी नो ट्रांसफर ऑफ हीट। देखो, टेम्परेचर हीट की वजह से होता है, हीट टेम्परेचर नहीं होता। किसी में हीट ज़्यादा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, हीट लॉस होगी तो टेम्परेचर कम होगा। टेम्परेचर लॉस नहीं होता, हीट लॉस होती है। टेम्परेचर सिर्फ एक वैल्यू है जो कम या ज़्यादा होती है। सो हीट इज़ नॉट टेम्परेचर, हीट इज़ द मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। एनर्जी को ट्रांसफर करने का एक मीडियम है, जरिया है हीट, ठीक है? हीट इज़ अ मीडियम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, सो ये हो गया। नाउ विल सी, यहाँ पे जो मैंने चीज़ आपको बताई दैट इज हीट ट्रांसफर्स ड्यू टू डिफरेंस इन द टेम्परेचर। टेम्परेचर के अंदर अगर डिफरेंस है तो ही हीट ट्रांसफर होगी, एल्स देयर इज थर्मल इक्विलिब्रियम। मतलब अगर टेम्परेचर में डिफरेंस है तो हीट ट्रांसफर होगी, अगर हीट ट्रांसफर नहीं हो रही है तो टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, और उस सिचुएशन को हम बोलेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम, राइट? दैट विल बी थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, नाउ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सर ये जीरोथ लॉ क्यों है?
इसके पीछे कोई हिस्ट्री है क्या? हाँ, कुछ ऐसी हिस्ट्री है इसके पीछे, लेकिन वो सही समय आने पे आपको मैं बताऊंगा। इसका नाम 0th लॉ क्यों है। पहले तो हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज 0th लॉ। एकदम सिंपल लॉ है, बिल्कुल आपको जल्दी समझ में आएगा। अब यहाँ पे हमारे एक सिस्टम में 3 बॉडीज़ है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी। दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी एंड दिस इज बॉडी सी। थ्रू आउट इसी ऑर्डर में है, ए ऊपर है, बी लेफ्ट में, सी राइट में। हमको ये पता चल रहा है पहले सिचुएशन में या फर्स्ट कैलकुलेशन में कि ए और सी ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब ए और सी के बीच में देयर इज नो ट्रांसफर ऑफ हीट, ए और सी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ये हमको पता चल रहा है। और हमको बाद में ये भी पता चल रहा है सेकेंड कैलकुलेशन में कि ए और बी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। ए और सी तो पहले थे, नाउ ए और बी, हमको ये भी पता चल रहा है कि दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इन दोनों का रिजल्ट ये पता चल रहा है कि बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। जब ए बी के साथ या ए सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब बी और सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ये बताता है 0th लॉ। ठीक है, तो कोई भी 3 बॉडी आप कंसिडर करिए। ठीक है, एक वाटर ले लीजिए, एक तीन पॉट है वाटर के, है ना, 3 पॉट है। एक पॉट ए नाम से है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ए और बी का टेम्परेचर सेम है, मतलब उनके बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। ए और सी इनका भी टेम्परेचर सेम है, इनके भी कोई बीच में थर्मल इक्विलिब्रियम है, कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो रही है। तो बी और सी भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे, इनके बीच में भी कोई हीट एक्सचेंज नहीं होंगी, है ना। एक का टेम्परेचर 20, बी का भी 20, ए का 20, बी का 20, ए का 20, सी का भी 20, तो दोनों 20, ये बी और सी भी तो इक्वल रहेंगे, सो उनके बीच में भी कोई हीट ट्रांसफर नहीं होगी। ठीक है, ये 0th लॉ है। 2 बॉडीज़ अगर तीनों बॉडी अगर थर्मल इक्विलिब्रियम में, पहली और दूसरी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, पहली और तीसरी बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में, तो सेकेंड और थर्ड बॉडी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगी। ओके, ये यहाँ पे बता दिया हमने। इसका एग्जाम्पल एक थर्मोमीटर के तरीके से हम समझ पाएंगे। कैसे वो समझते, देखिए कि यहाँ पे मैं ड्रॉ करूँगा कि ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई एक लिक्विड है जिसका कुछ एक टेम्परेचर है। तो मैंने यहाँ एक थर्मोमीटर डाल के इसका टेम्परेचर गिना, तो लेटेस्ट से इसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक, एक दूसरा बीकर है, लेटेस्ट कंसीडर ये दूसरा बीकर है, इसके अंदर भी कोई एक मटेरियल है, इसके अंदर भी मैंने थर्मोमीटर डाला और इसका भी टेम्परेचर मैंने गिना, इसका भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस आया। ठीक है, अब यहाँ पे थर्मोमीटर सेम था, वही थर्मोमीटर था, ऐसा मान के चलते। यहाँ से निकाला, इसको झटका, मतलब उसको वापस न्यूट्रल पे किया और इसको वापस यहाँ पे डाला, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस अपने को फिर से रीडिंग दे रहा है। इसका मतलब क्या है, अगर इस बीकर को हम ए मानते हैं, इस थर्मोमीटर को बी मानते हैं, इसको भी बी मानते हैं, और इस कंटेनर के अंदर के लिक्विड को हम सी मानते हैं, तो हमें ये पता चल रहा है कि ए और बी, आप सुनिए पहले, कि अगर अपन ने इसको 0 पे भी रखा होगा तो ए के टेम्परेचर पे आने तक के ये टेम्परेचर बढ़ा, मतलब एक समय आने के बाद बी 20 डिग्री सेल्सियस हुआ, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गए। अब ये दोनों इक्विलिब्रियम में आए हैं, मतलब 20 डिग्री, अभी हीट कोई एक्सचेंज नहीं होगी, ये 20 डिग्री है, बी 20 डिग्री पे है और ए भी 20 डिग्री पे है, ये इसका मतलब है दे आर ऑन द थर्मल इक्विलिब्रियम। और फिर इसको झटक के फिर 0 डिग्री करके हमने वापस इसमें डाला, तो हमको ये पता चल रहा है ये वापस 20 डिग्री सेल्सियस पे सेट हुआ, मतलब अभी सी और बी ये भी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में है, राइट। मतलब ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में, सी और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो हमको ये पता चल रहा है कि ए और सी दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम पे रहेंगे, है ना, क्योंकि उनके बीच में टेम्परेचर सेम है। ये किसके थ्रू हमने पता किया, बी थर्मोमीटर के थ्रू हमने पता किया। गॉट इट। तो अगर कोई 2 चीज़ें थर्मल इक्विलिब्रियम में है, मतलब ए के साथ बी, इस केस में बी के साथ ए और बी के साथ सी, हाँ, इस केस में ए के साथ थे दोनों, इस केस में हमने बी के साथ कंपेयर किया है, तो बी के साथ ए थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी के साथ सी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है। तो इसका मतलब क्या है, ए और सी ये दोनों भी थर्मल इक्विलिब्रियम में रहेंगे। एक ये छोटा सा एग्जाम्पल है जिससे अब हमको बातें समझ में आई। गॉट इट। ठीक है, नहीं समझा है तो आपको मुझे कमेंट में पूछना है। हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क, ये पोर्शन को हम कवर कर रहे हैं। वाई रबिंग हैंड्स जनरेट द हीट। अच्छा, ये तो हमको समझ गया कि 2 बॉडीज़ जो रहती है अगर वो डिफरेंट टेम्परेचर पे है तो थर्मल इक्विलिब्रियम अचीव करने के लिए हीट ट्रांसफ़र होगी थर्मल इक्विलिब्रियम आने तक के। लेकिन जब मैं 2 हाथों की बात करते हैं,
हम दो हाथों की बात कर रहे हैं, दोनों हाथ तो अभी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ऑलरेडी दोनों एक ही बॉडी का भाग है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है, लेकिन इनको मैं जब रब करूँगा तब हीट कहाँ से जनरेट हो रही है, दैट इज़ द क्वेश्चन। सो इसका आंसर है इंटरनल एनर्जी से। तो यहाँ सवाल है वाई रबिंग हैंड जनरेट द हीट, एंड द आंसर फॉर दिस इज इंटरनल एनर्जी। व्हाट इज इंटरनल एनर्जी? कौन सी एनर्जी इंटरनल एनर्जी होती है? तो जो मॉलिक्यूल लेवल पे एनर्जी है दैट इज इंटरनल एनर्जी। मॉलिक्यूल लेवल पे इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद द रैंडम एंड डिस्टॉर्टेड मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। रैंडम एंड डिस्टॉर्टेड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से मॉलिक्यूल कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं, उनके अंदर कंटिन्यूस काइनेटिक एनर्जी होती है और उनका जो स्ट्राइकिंग है एक दूसरे से दैट ऑल्सो जनरेट द हीट। सो इंटरनल एनर्जी मौजूद होती है मॉलिक्यूल लेवल पे हर मटेरियल में, एंड दैट इंटरनल एनर्जी इज जनरेटिंग द हीट वाइल रबिंग द हैंड्स। ठीक है, अब जैसे कि बुक में भी इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो स्टेट बोर्ड की न्यू सिलेबस की बुक में अगर हमने एक ग्लास पानी का किसी टेबल पर रखा है तो वो पानी देखने में तो बहुत स्टेबल लगता है, थोड़ी देर बाद जब वो स्टेबल हो गया तो ऐसा लग रहा है जैसे वो बिल्कुल रुका हुआ है, कोई चेंजेस नहीं, कुछ हिल नहीं रहा, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उसको मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करेंगे तो H2O मॉलिक्यूल्स उसके अंदर है, एंड दोज H2O मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली इन रैंडम मोशन और एक दूसरे से वो टकरा रहे हैं। इट इज़ मॉलिक्यूलर केओ, हमको पता है। तो ये कंटिन्यूअसली वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं, मतलब उनके अंदर इंटरनल एनर्जी मौजूद है। दैट इंटरनल एनर्जी कैन जनरेट द हीट फॉर अस। ठीक है, सो वही एनर्जी है जो बाय रबिंग द हैंड्स, अपने हाथों के जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है उनकी इंटरनल एनर्जी बाय रबिंग, है ना, वो स्ट्राइक हो रहे हैं एक दूसरे से, एंड फ्रिक्शन सब चीज़ों का जो मिला जुला रिजल्ट है वो है हीट जनरेटेड वाइल रबिंग द हैंड्स। सो इंटरनल एनर्जी को आप टोटल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स भी बोल सकते हैं, और ये कितनी होती है ये पता करने के लिए हमको काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस नाम का चैप्टर पढ़ना है, जिसके अंदर हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टोटल मॉलिक्यूल लेवल पे एनर्जी कितनी होती है। आई होप आज जो वीडियो मैंने बताया, जो भी हमको आपको पढ़ाया मैंने, वो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ।